नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की पुस्तक से। कवि हैं देव और उनकी 3 कविताएं हैं हंसी की चोट, सपना और दरबार। इन तीनों ही कविताओं पर आधारित इनके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। आपके पाठ्यक्रम में सप्रसंग व्याख्या 6 नंबर की, आपके पेपर में 6 नंबर की आएगी और हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबरों की आती हो, लेकिन सीबीएसई में 6 नंबर की आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। व्याख्या करने का वीडियो एक हमने अलग से भी अपलोड किया है, उसमें बताया गया है कि काव्यांश की और गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीनों कविताओं की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष की। तो शुरू करते हैं। पहली कविता है इनकी हंसी की चोट। पहले हम इसका एक बार वाचन करेंगे और वाचन के बाद हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पर आएंगे। इसके संदर्भ, प्रसंग आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो भी हमने दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में लिख लें। पहले हम करेंगे इसकी व्याख्या। आपको व्याख्या समझने की, व्याख्या मतलब इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। शासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिय मिलबे ही की आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेर हरै हसी, हेर हियो जु लियो हरी जु हरी। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसे एक कुछ अटपटी सी भाषा है हिंदी ही। हिंदी की एक बोली है ब्रज, ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा भी हिंदी के अंतर्गत ही आती है और रीति काल के समय ज्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो कवि देव ब्रज भाषा के कवि हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें से अधिकांश रचनाएं श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित हैं। अब यहाँ इस काव्यांश में, इस कविता में जो बताया गया है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने के बाद वो लौट करके नहीं आते हैं, तो गोपियां उनके विरह में तड़प रही हैं, उनके प्रेम के वियोग में परेशान हैं और उम्मीद है उनको कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते हैं। तो गोपियां अपनी मन की व्यथा प्रकट कर रही हैं एक दूसरी सखियों से। तो उसी वर्णन को कवि ने यहां प्रकट किया है। तो कवि देव क्या कहते हैं गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए, देखिए कि शासन ही सो समीर गयो और शासन ही सो, सांसों के ही साथ, समीर, समीर माने हवा, गयो गया, कि मेरी सांसों के साथ ही हवा तत्व चला गया। अब देखो यहाँ इस कविता में क्या है कि हमारा जो शरीर है ना वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जब ये 5 तत्व शरीर में से चले जाते हैं तो हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ गोपियों के शरीर में क्या परिवर्तन है, अर्थात वो किस तरह से कमजोर हो गई हैं उनके वियोग में, यह 5 तत्वों के माध्यम से समझाया गया है कि जब वो उनकी वियोग में, उनके दुख में तड़पती हैं तो लंबी गहरी सांस लेती हैं। तो तेज तेज सांस लेने के कारण समीर गयो कि हवा तत्व चला गया है, अरु और आंसुन ही कि आंसुओं में ही, सब नीर गयो ढरी, सारा पानी, नीर माने पानी, गयो ढरी ढल गया है आंसुओं के साथ। अब आंसू कैसे आए, रोने के कारण, कि उनके वियोग में गोपियां इतनी रो रही हैं, वो गोपी इतनी रो रही है कि आंखों से आंसू के रूप में शरीर का जल तत्व भी चला गया, अर्थात खत्म हो गया है। अब तेज गयो गुण लय अपनो, कि जो तेज होता है, जो अग्नि तत्व है, वो भी अपना गुण लेकर के चला गया है। कैसे
कि उनके वियोग में वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके शरीर में चमक ही नहीं रही है। जो अग्नि तत्व है वो खत्म हो चुका है। अरु माने और भूमि गई तन की तनुता करी। तन माने शरीर, तनुता माने कमजोरी। कि जो भूमि तत्व है वो शरीर की कमजोरी के साथ चला गया। तो चार तत्व चले गए, समीर, नीर, तेज और भूमि, यानी कि हवा, पानी, अग्नि और भूमि, पृथ्वी, ये चार तत्व प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में खत्म हो गए हैं। वो अत्यधिक दुखी हैं गोपियां, बहुत कमजोर हो चुकी हैं। अब पांचवें तत्व का क्या होता है? तो कवि देव कहते हैं कि जिये मिल बे ही की आस की। आस की, जिये माने हृदय में, मिल बे ही की मिलने की, कि अभी हमारे हृदय में मिलने की आशा है। आसहु पास आकाश रहो भरी। आसहु पास, कि इस आशा के कारण ही आकाश, आकाश तत्व रहो भरी, भरा हुआ रह गया है। कि अब हमारे शरीर में मिलने की आशा के कारण ही ये आकाश तत्व रह गया है। कि हमें उम्मीद है कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आएंगे, और इसीलिए आकाश तत्व बचा हुआ है, अर्थात हमारे प्राण हमारे शरीर में अटके हुए हैं, अन्यथा हमारे प्राण हमको छोड़ करके चले जाते। तो यहाँ उनकी कृशता का, शरीर की कमजोरी का वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से प्रेम के वियोग में कमजोर हो गई हैं। अब आगे क्या कहती हैं कि जा दिन ते मुख फेर हरे हंसी, हेर हियो जो लियो हरि जो हरि। कि जा दिन ते मुख फेर, कि जिस दिन से मुख फेर लिया, हरे हरण कर लिया, हंसी माने हंस करके, यानी जिस दिन से इसका पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे हम। हेर हियो, हेरी माने देखकर, हियो माने हृदय, लियो माने लिया, हरि जो हरि, हरि का मतलब एक तो श्री कृष्ण और एक है हरण करना। तो गोपियां कह रही हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने मुड़ करके, हंस करके, मुड़ करके हमें देखा, कि हंसते हुए वे मुड़े, हमारी तरफ मुड़े, उसी दिन से लियो हरि जो हरि, हमारे हृदय का श्री कृष्ण ने क्या कर लिया? हरण कर लिया। अपनी मुस्कान से हमारे हृदय का हरण कर लिया। हेर हियो, हमने अपने हृदय को देख लिया कि अब वो हमारे पास नहीं है, अर्थात हमारा मन भी श्री कृष्ण अपनी मुस्कान से चुरा करके ले गए। अब वो मन उनके पास है, अब हमारा मन नहीं लगता है। तो इस तरह से यहाँ हंसी की चोट, कि श्री कृष्ण की जो हंसी है वो गोपियों पर कैसी चोट पड़ी है उसकी, गोपियों का मन चुरा ले गए श्री कृष्ण। तो आइए अब देखते हैं कि इसको आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, पेपर में जब इसकी सप्रसंग व्याख्या आएगी तो उसको आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट होता है व्याख्या का संकेत स्थल, कि काव्यांश जो भी आया है तो हम उसके पहले दो शब्द और लास्ट के दो तीन शब्द ऐसे लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं संकेत स्थल। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फिर शुरू के दो तीन शब्द ले लेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे बीच में, और अंत के दो तीन शब्द। तो शासन ही सो, ये हमने तीन शब्द ले लिए, फिर डॉट लगा दिया है, और अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द ले लिए हमने हरि जो हरि। ये हो गया संकेत स्थल नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संदर्भ। कैसे लिखेंगे इसको? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता हंसी की चोट से लिया गया है। इसके रचयिता कवि देव हैं। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। कई किताबों में, गाइडों में वैसा भी आ रहा है कि केवल कवि का नाम लिख देते हैं और रचना का नाम लिख देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। इस तरह से जब आप लिखोगे तो ये आपके आगे आने वाली क्लासों में भी आपको काम देगा। तीसरा पॉइंट है प्रसंग, कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। उनके वियोग में गोपियों की दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि, इस तरह से हमने प्रसंग बनाया है। प्रसंग का मतलब होता है कि उस गद्यांश में या उस काव्यांश में क्या चित्रण किया गया है, उससे पहले की कोई कहानी है तो उससे जोड़ दीजिए, या उस गद्यांश का या काव्यांश का कोई मुख्य भाव है तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ
उसमें क्या चित्रण किया जा रहा है? गोपियों की दशा का चित्रण है कि वो श्री कृष्ण के वियोग में किस तरह से गोपियां रह रही हैं। तो ये इसका प्रसंग बन गया। अब व्याख्या कैसे लिखनी है? यानी आपने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद भी पूरा पूरा याद नहीं रह पाता है, तो आप अपनी कॉपी में इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लें। ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूं। यहाँ इस तरह से आपको व्याख्या लिखनी है। नंबर 4 पॉइंट डालना आपको व्याख्या का। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां लंबी लंबी सांसें ले रही हैं, जिससे सांसों के साथ शरीर का हवा तत्व चला गया। अधिक रोने के कारण आंसुओं के साथ पानी तत्व चला गया, और विरह में निस्तेज होने के कारण तेज तत्व अपना गुण लेकर चला गया, अर्थात शरीर में से अग्नि तत्व खत्म हो गया है। शरीर की दुर्बलता के साथ ही भूमि तत्व भी चला गया, अर्थात 5 तत्वों में से 4 तत्व तो शरीर से निकल गए हैं। अब केवल आकाश तत्व ही उनसे मिलने की आशा में बचा हुआ है। जिस दिन से उन्होंने मुंह फेरकर हंसते हुए देखा था, उसी दिन से हमने अपने हृदय में ढूंढकर देख लिया है, हमारा हृदय भी चुराकर अपने साथ ले गए हैं। ये इसकी व्याख्या है। अब आते हैं विशेष पर। 5वां पॉइंट है, विशेष आपको अवश्य लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। विशेष में क्या लिखना है? भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, यानी मुख्य भाव क्या है, उसमें किस चीज का वर्णन है, ये लिखना है, और उसकी भाषा से संबंधित विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें 5 नंबर पॉइंट होगा विशेष। पहला पॉइंट है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने 5 तत्वों के माध्यम से नायिका की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, यहां नायिका लिखा है, आप गोपी भी लिख सकते हैं, यहां पर आप राधा भी लिख सकते हैं। ये इसका भाव तत्व हो गया। अब है नंबर 2 पॉइंट, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। तो जो भाषा आपको वो बतानी है, जैसे तुलसीदास वाले में अवधि है वो भी बतानी है, ब्रज है तो वो बतानी है। सवैया छंद है, तद्भव शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पद में संगीतात्मकता है। अब देखो ये तद्भव क्या है, संगीतात्मकता क्या है, ये आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन पॉइंटों को याद कर लीजिए कि आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, शैली सहज सरल और प्रभामयी है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। ये आपका विशेष है। इस तरह से आप उसमें 5, 6, 7, 8 पॉइंट जितने भी आप बना सकते हैं उतने पॉइंट आप लिख लें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिखने के काम आएगा। अब आते हैं दूसरी कविता पर। दूसरी कविता है सपना। ये भी बहुत अच्छी कविता है, और इसमें क्या है, मैं इसकी थोड़ा सा परिचय मैं आपको इसका दे दूं कि जो गोपी है वो श्री कृष्ण को याद करती हैं। अब याद करते करते क्या होता है कि जब वो गोपी सो रही है तो रात में उसे सपना आता है, और सपने में क्या होता है, सपने में उनको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, और वो उनसे झूला झूलने के लिए कहते हैं कि चलिए राधा हे गोपी चलो झूला झूलते हैं। तो उसी का चित्रण है यहाँ कि किस तरह से श्री कृष्ण की याद वो सपना देखते हैं, और वो जो गोपी है वो किस तरह से प्रसन्न होती है। यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका के सपने में जब आता है तो प्रेमिका कितनी प्रसन्न होती है, उसका हृदय खिल जाता है। देखिए, जहर 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 जीनी बूंदे हैं परत मानो, गहरे गहरे घटा घेरी है गगन में। यहां भी ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा में बड़ा संगीत बहुत अच्छा बनता है ना। ये कवित्व छंद है यहाँ कि जहर जहर झीनी बूंदी है परत मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूल बेको, आज फूली न समानी बही ऐसी हो मगन में। आप इस तरह से इसका स्वर बना सकते हैं कि चाहत उठोई उठ गई सुनी गोणी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। आंखें खोले देखो तो न घन है न घन श्याम, वही छाए बूंदे मेरे आंसू है द्रेगन में। अब आते हैं हम इसके व्याख्या पर। इसका मतलब इसका भाव क्या है। तो जहर जहर झीनी बूंद है परति मानो, मानो धीमे धीमे छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, और वो सपना देख रही है। सपने का चित्रण अपनी सखी के साथ कर रही है। वो अपनी सखी को अपना सपना बता रही है कि आज रात में मुझे ऐसा सपना आया था कि मानो धीमे धीमे छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, गहर गहर घटा घेरी है गगन में,
गगन माने आकाश, घटा माने बादल, घेर माने घेरा रहे हैं। आकाश में घटाएं घेरा रही हैं, अर्थात आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और बारिश हो रही है। आने कहो श्याम मोसो, श्याम श्री कृष्ण, आने कहो आने की कहा, मोसो मुझसे, कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझसे आने के लिए कहा। क्या कहा? चलो झूलबे को आज, कि चलो आज झूलने चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। जब श्री कृष्ण ने मुझे झूला झूलने के लिए बुलाया तो फूली ना समानी भई, कि मैं फूली नहीं समाई, ऐसी हो मगन में, मैं इस तरह से मगन हो गई, खुश हो गई कि आज श्री कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए बुलाने आए हैं और आज तो मैं उनके साथ झूला झूलेंगे। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह से वो गोपी बोली। लेकिन क्या हुआ कि चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी माने निर्दयी नींद, कि चाहत उठोई। अब आपने देखा होगा कई बार जब आप सपना देखते हैं तो सपने में जब कुछ हरकत होती है तो आपके हाथ पैरों में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। कई बार मुंह से आवाज भी निकलती है सोते सोते, है ना। तो चाहत उठोई, कि जैसे ही मैं उठना चाहती थी, किस लिए? श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए, उठी गई सो निगोड़ी नींद, कि वो निगोड़ी नींद उठ गई। नींद को उठने का मतलब कि नींद खुल गई, कि जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठ रही थी वैसे ही मेरी नींद भी खुल गई। सोए गए भाग मेरे जाने वा जगन में, कि मेरे तो भाग ही सो गए जाने वा जगन में, उस जगने में। अब देखो कितना बढ़िया सपना था कि वो अपने प्रेमी से मिल रही थी, श्री कृष्ण से मिल रही थी, श्री कृष्ण उसे बुलाने आए हैं, लेकिन जैसे नींद खुली उसकी सारी खुशी भंग हो गई। स्वप्न भंग हो गया, सपना टूट गया और उसके भाग्य भी फूट गए। कि सोए गए भाग मेरे जाने वा जगन में, कि मेरे तो भाग्य उस जागने में ही सो गए। कि मैं उठती नहीं तो कम से कम सपने में श्री कृष्ण से मिल तो लेती, लेकिन उठ गई, नींद खुल गई तो मेरा श्री कृष्ण से मिलन भी नहीं हो पाया, सपने में भी मिलन नहीं हो पाया। कि आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। आंख खोली देखो, कि मैंने आंखें खोलकर देखा तो ना घन है, ना तो बादल हैं, घन माने बादल, न घनश्याम और ना ही श्री कृष्ण है। वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। दृगन माने नेत्र। वे छाई बूंदे, कि वे बूंदे ही छाई हैं मेरे आंसू हैं, आंसू होकर के दृगन में, आंसुओं में। कि जब मैंने आंखें खोलकर ये देखा कि ना तो बादल है और ना ही श्री कृष्ण है, अब ये बूंदे मेरे आंखों में आंसू बन करके झलक रहे हैं। तो देखो कितना मार्मिक चित्रण किया है। यानी प्रेम की संयोग अवस्था भी है सपने में। सपना टूट जाता है तो वो वियोग अवस्था में बदल जाता है। कहाँ तो मिलन हो रहा था और कहाँ एकदम से सब कुछ लुट गया, मिलन हो ही नहीं पाया। तो यहाँ संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। ये कवि का देखो, मतलब ये कवि का कवित्व है, कितनी बढ़िया रचना उन्होंने लिखी है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है इसे। हाँ, इसमें अलंकार और आपके जो अलंकार आते हैं, कई बार काव्यांश पर आधारित अलंकार भी आते हैं। काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं तो उसमें आपको अलंकार बताना होता है, तो उसमें बता देते हैं। देखो झहर झहर, या एक शब्द दो बार है, अर्थ एक ही है, धीमे धीमे, ठीक है। तो यहाँ एक शब्द दो बार आया है, अर्थ नहीं बदला है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। झहर झहर झीनी बूंद है परत मानो। अब यहाँ देखो झ वर्ण की आवृत्ति भी है, यहाँ झ ये, ठीक है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। गहरे गहरे, घटा घेरी है गगन में, अब यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अब घ वर्ण की आवृत्ति भी है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों ही है। अब इसमें देखो, चाहत उठोई उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जाने वा जगन में, कि नींद से जागने में मेरे भाग्य सो गए।
तो यानी कि जब जागने से तो भाग्य भी जागने चाहिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ कवि उसको उल्टा दिखाता है कि जागने से भाग्य सो गए। तो क्या मतलब हुआ इसका, विरोध हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा इस पंक्ति में। कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संकेत स्थल उसी तरह से लिखना है, शुरू के दो शब्द और अंत के दो शब्द और बीच में डॉट डॉट लगा दिया हमने। संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सपना से लिया गया है। यानी कि ये जो चीज है ना, ये आपको हर एक में एक जैसे लिखना है। गद्यांश है तो यहाँ गद्यांश लिख देंगे, कविता है तो यहाँ काव्यांश लिख देंगे, और यदि कोई गद्य का पाठ है तो यहाँ उस पाठ का नाम लिख देंगे, काव्य है कविता है तो यहाँ उस कविता का नाम लिख देंगे। ये दो चीजें आपको बदलनी है बस। पुस्तक का नाम अलग है, यदि आप किसी दूसरी क्लास में है और पढ़ रहे हैं तब यहाँ पुस्तक का नाम है तो यहाँ पुस्तक का नाम बदल देंगे, सब कुछ वैसे ही आएगा। और इसके बाद लिखेंगे हम लेखक का नाम, कि इसके रचयिता कवि देव है, जो भी इसके रचयिता हैं आप उनको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी आप दूसरे पाठों में से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इस तरह से उनका बना करके देखना। ठीक है, प्रसंग क्या बनेगा इसका, कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। एक दिन नायिका या गोपी को श्री कृष्ण सपने में दिखाई देते हैं, तो नायिका अपने सपने के बारे में अपनी सखी को बता रही है। गोपी के सपने का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि, अब आते हैं व्याख्या पर। यह आपका प्रसंग हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और लिख करके रख लें। पॉइंट नंबर 4, व्याख्या। कवि कहते हैं कि गोपी ने सपना देखा। गोपी स्वप्न में बारिश होते हुए देखती है, मानो धीमी धीमी बूंदें पड़ रही हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं। ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर गोपी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज उसे श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोपी श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए जैसे ही उठना चाहती थी, वैसे ही उसकी नींद खुल गई। अब स्वप्न में भी वह श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का सुख प्राप्त न कर सकी। उसे लग रहा है मानो उसका भाग्य उसके जागने से सो गया है। तो जहां जानो और मानो आता ना, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार भी होता था, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। श्री कृष्ण से मिलन होते होते रह गया। गोपी कह रही है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ना तो वहां पर बादल हैं और ना ही श्री कृष्ण, इसलिए बूंदों के स्थान पर अब मेरी आंखों से आंसू बूंद बनकर झलक रहे हैं। अर्थात गोपी रोने लगी, क्योंकि वह संयोगावस्था में आते आते वियोगावस्था में पहुंच गई। ये इसकी व्याख्या है। 5वां पॉइंट क्या बनेगा, विशेष। ये आपको जरूर लिखना है, इसको हम काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं। पहला पॉइंट बनेगा कि स्वप्न के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपी का प्रेम प्रकट हुआ है। संयोगावस्था एवं वियोगावस्था का मिला जुला चित्रण हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा है भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है और इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट बना करके उसमें लिख सकते हैं। आप इसमें ये पॉइंट भी बना सकते हैं कि संयोगावस्था और वियोगावस्था दोनों का एक साथ चित्रण किया गया है ना, ये लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं अगली कविता दरबार पर। ये कविता उन दोनों कविताओं से थोड़ी सी अलग है। उनमें प्रेमी और प्रेमिका का चित्रण है, प्रेम का चित्रण है, लेकिन इस कविता में राजा के राज दरबार का चित्रण है। क्योंकि कवि देव थे ही उस समय जिस समय राजा महाराजा थे, तो उन्होंने राजा जो राजा हैं उनके जो दरबार हैं वहाँ किसी किसी राजा के दरबार में कुछ ऐसी अलग स्थितियां थी कि वहाँ गुणियों का सम्मान नहीं होता था। जो गुणवान व्यक्ति उसका सम्मान नहीं है और जो चापलूस हैं वो मजे कर रहे हैं। जैसा आज भी होता है, आज भी आप देखते हैं कि जब राजा खराब होता है, राजा मूर्ख होता है
क्या राजा चापलूसों की बात सुनने वाला होता है तो प्रजा दुखी होती है, और जो चापलूस हैं वो खुश रहते हैं। कविता का नाम है दरबार। तो कवि यहाँ पर व्यंग्य दे रहा है कविता के माध्यम से वो उस समय की जो सामंती व्यवस्था है, उस सामंती व्यवस्था पर अपना व्यंग्य प्रकट कर रहा है, उसकी अव्यवस्था की पोलें खोल रहा है। क्या कहते हैं, देखिए कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीज को माचो, भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़ बेको काहू कर्म न बाचो, भेष न सूझो कहो समझो न बतायो सुन्यो न कहा रुचि राचो, देव तहां निबरे नटकी बिगरी मति को सिगरी निस नाचो। साहेब अंध कि राजा साहब कैसे हैं, अंधे हो गए हैं। या अंधे का मतलब है आंखों का अंधा नहीं, यानी कि अंधा क्या होता है, अंधा आंखों से देख नहीं पाता कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन राजा ज्ञान का अंधा हो गया है, उसका ज्ञान चक्षु शून्य हो गए, वो अपने अंतर मन से नहीं देख पा रहा कि जो हो रहा है वो सही है गलत है। मुसाहिब मूक, जो दरबारी हैं वो गूंगे हो गए हैं कि जो हो रहा है होने दो, बोलना ही नहीं है। जैसे गूंगा बोल करके कुछ बता नहीं सकता, ऐसे ही जो दरबारी हैं, मंत्री हैं, वो भी क्या हो गए हैं, गूंगे बन गए हैं। उन्हें किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। वो ना सलाह, अच्छी सलाह देते हैं ना बुरी सलाह देते हैं, चुप रहते हैं। सभा बहरी, सभा में जो लोग बैठे हैं वो भी बहरे हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कोई गलत कह रहा है तो भी ठीक है, कोई सही कह रहा है तो भी ठीक है। रंग रीज को माचो, रंग रीज, रीज माने खुशी करने का, प्रसन्न का। रंग किसका, प्रचलन किसका हो गया है, केवल और केवल खुश होने का, यानी बस राजा खुश रहना चाहिए, यही प्रचलन है उस दरबार में, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। भूल्यो तहां भटक्यो घट औघट बूढ़बे को काहू कर्म न बाचो, कि भूल्यो तहां भटक्यो घट, कि मार्ग से भटक करके, औघट बूढ़बे को, कि दुर्गुणों में बूढ़ गए हैं, डूब गए हैं। काहू कर्म न बाचो, किसी के कर्म को नहीं देखा जा रहा। कर्म न बाचो, कर्म के आधार पर उसको अच्छा बुरा नहीं बताया जा रहा। यानी कि ये जो दरबार है वो अपने रास्ते से भटक गया है और अवगुणों में डूब गया है। किसी के कर्म के आधार पर उसको ठीक और बुरा नहीं कहा जा रहा, किसी के कर्म को नहीं देखा जा रहा। भेष न सूझो, कि वेश का भी नहीं पता, पहनावे का भी नहीं पता। कहो समझो ना, कोई कह रहा है लेकिन उसको कोई समझ नहीं रहा। बतायो सुनियो ना, बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहा रुचि राच्यो, कहा रुचि राच्यो, रुचि माने इच्छा, यानी किस चीज में उनकी रुचि बनी हुई है, कुछ नहीं पता। कहा रुचि राच्यो, सब कुछ कैसे, यानी राजा को खुश करने में लगे हुए हैं, चापलूसी करने में लगे हुए हैं। देव, अब कवि देव कहते हैं कि तहां निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निस नाचो, कि जिस तरह से एक निबरा नट होता है, यानी कि जो अपनी कला से क्या होता है, यानी कि अपने सिद्धांतों से भटक जाता है। बिगड़ी मति को, बिगड़ी हुई बुद्धि का, एक नट, एक कलाकार ऐसा जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है। सगरी निस नाचो, सगरी माने सारी, निस माने रात्रि, नाचो माने नाचा, पूरी रात नाचता है। अब देखो कवि ने पूरी रात नाचने का मतलब रात का ही जिक्र क्यों किया है, क्योंकि दिन में तो दर्शक मिल जाते हैं देखने वाले, उसकी कला को देखने वाले दर्शक मिलेंगे, लेकिन रात में कोई दर्शक नहीं होता, फिर भी वो पूरी रात नाचता है। इसका मतलब वो मूर्ख बन गया है, उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, जरूरत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी वो अपनी कला को दिखाई जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दरबार में अव्यवस्था फैली हुई है, पूरी सामंती व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई किसी अच्छे और बुरे की सोचने वाला है। तो पूरे दरबार में क्या हो रहा है, अव्यवस्था फैली हुई है, राजा अंधे बने हुए हैं, दरबारी गूंगे बने हैं, सभा बहरी हो गई है, और कोई किसी में भेद, अच्छे और बुरे में भेद
नहीं कर पा रहा है। चलिए, संकेत स्थल व्याख्या कैसे लिखनी है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। संकेत स्थल साहिब अंध, शुरू के 2 शब्द ले लिए, डॉट डॉट लगा दिया, फिर लास्ट के 2 शब्द ले लिए हमने, निश्चिनाचो। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना नहीं भूलें, ये जरूर करना है। नंबर 2 पॉइंट संदर्भ, संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 में संकलित कविता दरबार, यहाँ कविता का नाम बदल दिया, बस देखो हमने लिया गया है, इसके रचयिता कवि देव है। प्रसंग क्या बनेगा, प्रस्तुत पद में कवि ने रीतिकालीन रास रंग की दरबारी संस्कृति का वर्णन किया है, ये इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। उस समय राजा और उसके दरबारी रास रंग में डूबे रहते थे। रास रंग का मतलब है कि मौज मस्ती में डूबे हैं और प्रजा के कामों से कोई मतलब नहीं है। व्याख्या देखिए, पॉइंट नंबर 4, कवि देव ने अनेक आश्रयदाताओं व राजाओं के दरबार को देखा था। वहां अनेक प्रकार की अनुभूतियां हुई। राजा अंधे हो चुके हैं, अर्थात वे ज्ञान शून्य हो चुके हैं। राजा के दरबारी भय और लोभ के कारण गूंगे बने हुए हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वे गूंगे के समान राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दरबार के सभी सभासद बहरे बने हुए हैं। दरबार में राजा को प्रसन्न करने का ही प्रचलन हो गया है। दरबार अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ हो रहा है। वह भोग विलास में डूब गए हैं। दरबारी एवं राजा कलाकारों के सौंदर्य एवं कला के पारखी अब नहीं है। किसी को किसी के वेश से पहचान रहे हैं और ना ही कही हुई बात को समझने के लिए तैयार है। यहाँ ना शब्द आएगा कि ना तो किसी को किसी के वेश से पहचान रहे हैं और ना ही कही हुई बात को समझने के लिए कोई तैयार है। कोई बात बताते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई कैसे अपनी रुचि व्यक्त करे। कवि देव कहते हैं कि अपनी कला की प्रतिभा से भटके हुए कलाकार की बुद्धि बिगड़ जाती है तो वह सारी रात नाचता रहता है, जबकि रात में उसकी कला को देखने वाला कोई दर्शक नहीं होता। तो ये व्याख्या आपको इस तरह से अपने पेपर में कॉपी में लिखनी है। विशेष नंबर पॉइंट 1, दरबारी अव्यवस्था वातावरण का यथार्थ चित्रण हुआ है, ये इसका भाव तत्व हो गया। ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, कवित्व छंद है, भोग विलास बुद्धि का नाशक है, इस तथ्य का उल्लेख किया गया है, और कवित्व में संगीतात्मकता है। तो इस तरह से आपको विशेष लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।